को इंटीग्रेट करना है तो मुझे कुछ नए चैप्टर्स, नए फंक्शंस का निर्माण करना पड़ेगा, तब ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो तुम पूछने आओगे, मुझे पता है, तो जब तुम पूछने आओगे तो बता दूंगा। तो एवरेज शब्द जो है वो तो अपन काफी पुराने समय से यूज करते हुए आ रहे हैं, मगर अपन यहाँ पे तो ओरिजिनल फंक्शन जो एरिया ट्रेस कर रहा है वो a से b fx dx है। जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे तो तुम बाहर निकलोगे बोलते हुए कि डेफिनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मैं बात कर रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। आप सोच रहे होंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन किया जा सकता है क्या सारे फंक्शंस का? इनडेफिनेट नहीं किया जा सकता। डेफिनेट में ये चीज है कि फंक्शन है तो उसका ग्राफ तो बन ही रहा होगा, ग्राफ बन रहा हो तो एरिया तो निकल ही रहा होगा, ठीक है। तो हम यहां बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस का यहां पे मीनिंग है कि फंक्शंस का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मुझको रूट साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नोन फंक्शंस। जो नोन फंक्शंस हैं, जो हम जानते हैं, जो हमारे गणित में मौजूद हैं, जो मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं, इसका इंटीग्रेशन उन नॉन फंक्शंस के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हम। तो उनके फॉर्मेट में लिख सकते तो नॉन इंटीग्रेबल ही हो गया। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे कुछ नए चैप्टर्स, नए फंक्शंस का निर्माण करना पड़ेगा, तब ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। मगर नए चैप्टर्स की जरूरत ही फिजिकली महसूस नहीं होती, उनके कुछ यूज महसूस नहीं हुए होंगे अभी तक, इसलिए इनके इंटीग्रेशन की नीड भी महसूस नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एक बड़ा फेमस नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब साइन जो हरकत करता है वही हरकत कोस भी करता है। ये एक बड़ा फेमस नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। इनमें आपको ट्राई नहीं मारनी। लोग बहाव में बह जाते हैं, रूट 10x को भी नॉन इंटीग्रेबल समझते हैं। रूट 10x इंटीग्रेबल है, बोर्ड में 5 नंबर का सवाल भी आता है कि रूट 10x का इंटीग्रेशन कीजिए, है ना। रूट 10x इंटीग्रेबल है ना। रूट साइन एक्स, रूट कोस एक्स नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नॉन इंटीग्रेबल है? तो हमारे पास पता करने का कोई तरीका नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम अगर आप लिख दो इंटीग्रेशन का, हायर मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग मिल जाती है जाकर के आगे। तो जब आपको मैथ्स के कोई क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी होती है तो आप उस प्रोग्राम में क्यूबिक इक्वेशन डाल दोगे तो रूट्स निकल के आ जाएंगे आपके, है ना। तो प्रोग्रामिंग कंप्लीट टेस्टिंग कर लेती है कि हाँ ये वाला फंक्शन इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा। तो जब हम इस फंक्शन को एंटर करते हैं तो कंप्यूटर में से धुएं निकलने चालू हो जाते हैं, तो ये इंटीग्रेट नहीं होता, है ना। तो प्रोग्रामिंग हमें बता देती है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। माइंड में एक सवाल ये भी आया होगा, प्रोग्रामिंग से पहले क्या ये फंक्शन नहीं थे दुनिया में? कंप्यूटर तो बाद में आए हैं, प्रोग्रामिंग तो बाद में आई है, गणित तो बहुत पहले से था। तो क्या तब लोग जानते थे कि ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं? मैथमेटिशियन तो मैथमेटिशियंस होते हैं, वो प्रूव करे बिना ये महसूस कर लेते हैं कि क्या हो रहा होगा, है ना। प्रूफ तो बहुत सारी चीजों के बाद में आए हैं, है ना। फर्स्ट कम्स दी एप्लीकेशन, देन फिर सोचते हैं अरे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, प्रूफ सोचते हैं क्या हुआ होगा। बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी हैं पहले आ गई, प्रूफ बाद में आते हैं। कुछ फंक्शंस पहले से ही मैथमेटिशियंस को इंट्यूटिवली भी पता थे कि ये इंटीग्रेट होगा नहीं, ये बदमाश है, इंटीग्रेट नहीं होगा। बाद में देखा तो नहीं हुआ। तो इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है ना। तो रूट साइन एक्स, रूट कोस एक्स फेमस हो गए थोड़े दो। एक ये है ना, ये e की पावर एक्स स्क्वायर, है ना, भोली सी सूरत नहीं बोलते अपन। तो ये देख के लगता है कि नहीं होगा, है,
लेकिन ये नहीं होता। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, ठीक है। और देखो एक ये रहता है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। देख के मतलब लगता है पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ 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 तो हो ही जाएगा, मगर नहीं होता। तो ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस हैं अगर अपन बात करने लगे तो, ठीक है ना। अगर अपन बात करने लगे तो जैसे अब फॉर्मेट तो बहुत सारे हैं। एक फॉर्मेट आता है 1 प्लस कुछ के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। बहुत सारे फंक्शंस हैं नॉन इंटीग्रेबल। ये कुछ फेमस से फॉर्मेट है, तो आप लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लो इनको, है ना। नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस मींस, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस means their integration cannot be, their indefinite integration cannot be expressed in terms of known functions, in terms of known functions। आगे जाकर के कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं मैथ्स में, है ना। कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं मैथ्स में, तो वहां पे इंटीग्रेशन काफी पढ़ने को मिलता है। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब काफी आता है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटीग्रेशन तो मतलब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, कुछ और भी फंक्शंस हैं, मतलब जो बिल्कुल एकदम जैसे ये वाला फंक्शन है ना, e की पावर एक्स स्क्वायर। अब एग्जामिनर भी बड़े बदमाश होते हैं, वो साइकोलॉजी पे खेल जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में। अब वो क्या करेंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, हल्का सा बदलाव, और आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि e की पावर एक्स स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेबल नहीं होता, और इस शकल से मैच करता हुआ सवाल पेपर में आ गया, तो दिमाग में पहला क्या जाएगा कि अरे ये तो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, वो फीलिंग आ जाती है कि मुझसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन सिंपल होता है और मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इस शकल के सवाल डाल के बच्चों से नहीं होते सॉल्व, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने मॉड्यूल में क्वेश्चन डाला हुआ है, तो तुम पूछने आओगे, मुझे पता है। तो जब तुम पूछने आओगे तो बता दूंगा कि देखो ये वही है ना। एक साइन के आगे ना एक्स स्क्वायर लिख देना अपन, अगर साइन के आगे एक्स स्क्वायर लिख दें, ये भी इंटीग्रेट नहीं होता। एक एक x इंटू 10x भी इंटीग्रेट नहीं होता। मैंने कहा ना बहुत सारे हैं, ये कुछ क्यूट क्यूट फंक्शंस हैं, वही बता रहा हूँ। एक ln x इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन 1/ln x इंटीग्रेट नहीं होता। 1/ln x इंटीग्रेट नहीं होता, ln x इंटीग्रेट हो जाता है। ln x को इंटीग्रेट करना जानते हैं अपन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके ना। हाँ, तो बहुत सारे हैं, याद करने की जरूरत भी नहीं होती अपने को। लेकिन क्या होता है कि बस कोई आपके मजे ना ले ले, इसलिए कुछ फॉर्मेट आपको ध्यान हो तो बस सामने वाला फिर जो है, सामने वाले सावधान रह सकते हो आप, ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन की, है ना। एक फंक्शन की एवरेज वैल्यू का क्या मीनिंग होता है। मैथ्स में आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन का। ये फिजिक्स के पॉइंट से पढ़ा रहा हूं बस आपको। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, बाकी इन्होंने बिल्कुल सही बताया था। एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला था, अगर अपन एक फंक्शन ले लेते हैं, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का मीनिंग समझना है। अच्छा, यहां मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की, है ना। डिस्क्रीट फंक्शंस की एवरेज वैल्यू निकालना तो बड़ा ही आसान है भाई। आपको नंबर्स दे दूं 1 4 8 7 W, इनकी एवरेज वैल्यू निकालने, सबको जोड़ के डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कर दो। तो एवरेज शब्द जो है वो तो अपन काफी पुराने समय से यूज करते हुए आ रहे हैं, मगर अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की एवरेज वैल्यू। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की एवरेज वैल्यू कुछ यूं डिफाइंड है कि भाई अगर एक फंक्शन ले रहे हो आप, मान लो कोई fx फंक्शन ले रहे हो, और हम चाहते हैं इस fx फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालना। मान लेते हैं कुछ x इक्वल टू a
से x इक्वल टू बी के बीच में। तो ये कहा मैथमेटिशियन लोगों ने कि सरकार एवरेज वैल्यू एक फंक्शन की, भाई फंक्शन की एवरेज वैल्यू तो फंक्शन ही होगा। इस क्लास के स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी तो मार्क्स ही हैं एक तरीके के। तो फंक्शन की एवरेज वैल्यू, पहली बात तो ये समझना है कि वो फंक्शन ही है। वो फंक्शन मान लो ये फंक्शन है, वो फंक्शन मान लो कुछ g फंक्शन है। ये g फंक्शन क्या है? एवरेज, एवरेज है। किसका एवरेज है? y इक्वल टू एफ एक्स का। किस इंटरवल में? इन इंटरवल क्लोज्ड, ए से बी ले लो, ऊपर ए से बी ले लो, फर्क नहीं पड़ना, 2 पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज फंक्शन, अब एवरेज फंक्शन मतलब कांस्टेंट की बात हो रही है ना, कांस्टेंट ही होता है वो तो, मतलब एवरेज मार्क्स तो कांस्टेंट ही होते हैं ना फिर वो तो ये एवरेज फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एवरेज फंक्शन जो एरिया ट्रेस करे, और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो एरिया ट्रेस करे, तो वो एरियाज बराबर हों। तो ओरिजिनल फंक्शन जो एरिया ट्रेस कर रहा है वो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, और एवरेज फंक्शन जो हमारा है एरिया ट्रेस कर रहा है, एफ एवरेज जो एरिया ट्रेस कर रहा है वो कितना है मेरा? जी एक्स इंटू ये वाली लेंथ रेक्टेंगल बन गई ना ये तो, है ना। तो इसको gx को भी थोड़ा और अच्छे से तो एफ एवरेज लिख देता हूं मैंने, एफ एवरेज इंटू बी माइनस ए। तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि एफ एवरेज जो आ गई है वो ये वाला इंटीग्रेशन डिवाइड बाय बी माइनस ए आ गई है ना। तो ये वाला इंटीग्रेशन ध्यान से देखो, डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है, अब फिजिक्स वाले लोग जो हैं वो b माइनस ए को ऐसा लिख देते हैं, a से b dx, है ना, ऐसे ही 2 इंटीग्रेशन लिख देते हैं, मैं थोड़ा अच्छा लगता है देख के, है ना। तो ये b माइनस ए और ये इंटीग्रेशन तो सेम ही चीज है। ठीक है, तो खैर अपन नहीं लिखेंगे इसको अननेसेसरीली। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी है क्योंकि मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन था। ठीक है, और एवरेज की जो डेफिनेशन है एरिया बराबर करना, ये इसका फंडा है एवरेज निकालने का। ठीक है, इंटीग्रेशन से एरिया जुड़ा हुआ है तो एरिया को ही मद्देनजर रखते हुए एवरेज फंक्शन की डेफिनेशन बनाई गई है। करेक्ट है जी, लिख लो। जब मैंने इंटीग्रेशन चालू किया था तब चिल्लाना शुरू किया था कि डेफिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे तो तुम बाहर निकलोगे बोलते हुए कि डेफिनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बात को बिल्कुल गौर करो, ये समय बड़ा अच्छा है 15-20 दिन, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर पूरी कमांड बने। जैसे नया सवाल आए, मैं तो जब पढ़ता था तो मैंने 2-3 डिसीजन बड़े अच्छे लिए थे जीवन में, है ना, कि मैंने कहा था कि इंटीग्रल कैलकुलस को किसी को भी डाउट हो तो भाई मुझसे पूछ लिया करो, है ना। परम्यूटेशन में, प्रोबेबिलिटी में किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करो। ऐसे मैंने क्लास में और 11th क्लास के बच्चों को भी मैंने कह रखा था कि पीएनसी के डाउट तो मैं ही बता दिया करूंगा। मैं बहुत बार गलत बता देता था उनको, लेकिन उसमें मेरा क्या जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम है वो तो। बट मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो उस चक्कर में मैंने कभी रिवाइज ही नहीं करा। कुछ चैप्टर्स मैंने कभी नहीं रिवाइज करे, आज भी नहीं रिवाइज करता, ना आपके पहले रिवाइज करे थे। वो बस हैं ही ऐसे ही फिट हैं। तो वो तब हो गए क्योंकि जब डाउट कोई पूछता है तो आप हर एंगल से सोचते हो, हर एंगल सोचते हो, तो फिर गलत कैसे करोगे आप एग्जाम में? गलत होता ही नहीं। ठीक है, डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पढ़ाई करो और उसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स की ना ऐसे अलाउ कर दिया करो कि डाउट्स मेरे से पूछ लो तुम लोग। ठीक है, तो दीज प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके इंप्रूवमेंट के लिए। तो स्पेशली इंटीग्रल कैलकुलस के लिए कह रहा हूँ मैं, टर्म 2 के जब एग्जाम आने वाले होंगे, आप अगर सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो स्टूडेंट्स स्पेशली सीबीएसई को लेकर के ज़्यादा ओरिएंटेड होंगे तो उनको बोल दो कि डाउट तुम्हारे मेरे से पूछ लेना। ऐसा करते हुए तो उनके जो डाउट जब आप क्लियर करोगे तो आपका माइंड एक बड़ा कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं 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 मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, और उसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और नए नए क्वेश्चन आप सीख रहे हो, अपने आप रिवीजन हो रही है, तो ये डिस्कशंस जो है आपको
इनकल्टिकेट अगर इस प्रोसेस में थोड़े करोगे तो आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है?